अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क भर में आज मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाजी कॉल्स दी गई थी। PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से इमरान खान और दीगर गिरफ्तार पार्टी रहनुमाओं की रिहाई समेत क़याम अमन और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जो अपोजिशन के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत भी कर रहे हैं, उन्होंने भी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था और फिर आज कोयटा में जलसा किया। जबकि जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में डी चौक के सामने धरने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में एक जलसा भी शेड्यूल था, मगर इंतजामिया की जानिब से इजाज़त न मिलने पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद PTI ने अपने जलसे को मुलतवी करते हुए दावा किया कि अदालत ने उन्हें पीर को एहतजाज की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल का कहना था कि अभी तक अदालत ने तहरीर इजाज़त नहीं दी है, लेकिन अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। जबकि इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसमें अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सके हैं। आज एहतजाज अमली तौर पर अब मुमकिन नहीं है, इसलिए PTI की पटिशन नई दरख्वास्त सबूर होगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 29 जुलाई को F9 पार्क में एहतजाज की इजाज़त दे दी जाए। DC इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई की एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। दरख्वास्त गुजार ने अंडरटेकिंग दी है कि एहतजाज पुरअमन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज भूख हड़ताली कैंप ना लगाने का फैसला किया और ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अपने मुतालिका हल्कों में एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी आज महंगाई के खिलाफ डी चौक में एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि महंगी बिजली सस्ती की जाए और बिलों में भारी टैक्स को ख़त्म किया जाए और घरेलू यूनिट 10 रुपये और कमर्शियल यूनिट 15 रुपये का किया जाए और हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और लोड शेडिंग को ख़त्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में स्लैब सिस्टम और IPPs के कैपेसिटी सरचार्ज को ख़त्म किया जाए। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हुक्मरान तबके की मराद ख़त्म की जाए और तनख्वाहदारों के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। इसी तरह उनका यह भी मुतालबा है कि हुक्मरानों की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ का हिसाब दिया जाए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त ना मिलने पर जमात इस्लामी ने कारकुनों को रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर इकट्ठा कर लिया और वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब रैली की सूरत में रवाना होने का ऐलान किया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने फैज़ाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद दाखिले के तमाम रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे और साथ ही रावलपिंडी पुलिस ने भी फैज़ाबाद से लेकर शमशाबाद तक मरी रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि जमात इस्लामी के पास एहतजाज की इजाज़त नहीं है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हैं। आपको लियाकत बाग में एहतजाज की इजाज़त दी है, मुल्की मफाद में आप वहीं बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जबकि अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि जमात इस्लामी ने एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करते हुए I8 पुल से धरना ख़त्म कर दिया है और अब धरने के शुरा नायब अमीर लियाकत बलोच की क़यादत में मरी रोड की जानिब रवाना हो गए हैं। I8 धरने के शुरा मरी रोड से लियाकत बाग धरने के शुरा के साथ मिलेंगे। साथ ही ज़रा से खबर भी सामने आई है कि जमात इस्लामी की मकामी क़यादत और इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके तहत जमात इस्लामी को 2 से 3 दिन तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार, जो कि इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद हैं और जहां पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया हमें सुबह ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर डार, जमात इस्लामी का ज़ाहिर धरना जारी है, तकरीरों की भी पीछे आवाज़ आ रही है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है? क्या इंतज़ामिया से मुज़ाकरात हुए हैं, क्या हुआ है? जी शाहजेब, जमात इस्लामी के कारकुन इस वक्त लियाकत बाग के मकाम पर मौजूद है और यहाँ पर कारकुनों की जानिब से बाकायदा तौर पर धरना दिया गया है और मरी रोड को एक तरफ से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। अहम बात यह है कि आज रावलपिंडी से बहुत बड़ी रैली की सूरत में जमात इस्लामी के कारकुनान ने इस्लामाबाद जाना था, लेकिन चूँकि रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का वाहिद मरकज़ी राब्ता पुल है फैज़ाबाद, उसको बंद कर दिया गया।
लिहाजा जो यहाँ से रैली जानी थी इस्लामाबाद, उसका प्लान जो है मौखर कर दिया गया। उसके बाद जो ज़िला रावलपिंडी की क़यादत है जमात इस्लामी की, उनके और पुलिस हुकाम के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान भी उसमें मौजूद थे, RPO, CPO, कमिश्नर रावलपिंडी और ज़िला रावलपिंडी जमात इस्लामी की क़यादत भी मौजूद थी। और ये तय पा गया है कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग के बाहर 2 से 3 रोज़ तक धरने की इजाज़त दी जाएगी। और इन मुज़ाकरात में यह भी तय पाया है कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करेंगे और अमन में खलल नहीं डालेंगे। अब चूँकि ये धरना जो है 2 से 3 रोज़ तक यहाँ पर जारी रहेगा और यहाँ पर इस वक्त भी जो मरकज़ी कायदीन है लियाकत बलोच, जावेद कसूरी और दीगर रहनुमा इस वक्त इस धरने से खिताब करेंगे। सुबह से हम देख रहे हैं कि जो रुकावटें खड़ी की गई हैं रास्तों में, उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की सूरत हाल बड़ी गंभीर रही, मरीजों को मुश्किलात रही, इसी तरह तुलबा, दीगर कारोबारी हजरात, उनको भी मुश्किलात का सामना रहा। मतलब और इस वक्त यानी कि अब कोई आपस में ये नहीं है कि कोई इंतज़ामिया और जमात इस्लामी के दरमियान इख्तिलाफ है, मामला तय पा गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बद इंतज़ामी हो, बदमज़गी पैदा हो, ऐसा कोई माहौल नहीं है। जी हाँ, जो पुलिस रहे हैं उनका कहना है कि अब मामला तय पा गए हैं जमात इस्लामी की क़यादत और ज़िले इंतज़ामिया के माबैन। और ये तमाम तर जो उसमें बातें हुई है उसमें यह कहा गया है कि जमात इस्लामी के जो लोग मरी रोड पर बैठे हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करेंगे, अमन में खलल नहीं डालेंगे और सूरत हाल को ख़राब नहीं करेंगे। लिहाजा अब ये तमाम जो SOPs हैं वो तय पा गई हैं। अब 2 से 3 रोज़ तक ये धरना यहीं पर रहेगा। बहुत शुक्रिया शबीर डार, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुल्की सियासत में अचानक अहम तब्दीलियां नजर आई हैं। तहरीक इंसाफ ने दावा कर दिया है कि दिसंबर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान ने पैगाम दिया है कि कौम इसके लिए तैयारी करे। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर नाम लेकर अपने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से सख्त तनकीद करने वाले इमरान खान, इसके अलावा बैरूनी मीडिया को जेल से भी इंटरव्यूज़ देने वाले इमरान खान, जिसमें वो आर्मी चीफ पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने आर्मी चीफ को सिपह सालार कहकर कल जेल से पैगाम भिजवाया है कि हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है, लेकिन हम और आर्मी चीफ दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से अचानक सामने आने वाली इस सियासी पेशरफ्त पर हुकूमत ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि इमरान खान मुआफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि नवंबर में चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से बात की और फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में खुलकर कह दिया कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस तब्दील होंगे तो इसके बाद आप नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये एक जाल बुनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से इनको को रास्ता मिले तो उसके लिए जो है वो इस किस्म के दाव पेच जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे। हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे। इतनी निजी महफिलें हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है, नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील होगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर नए इलेक्शन की आप तैयारी करें। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें भी मालूम पड़ रही है। ये 2-3 चीजों को अगर आप इकट्ठा रख के देखें तो फिर उमर अयूब साहब या गौहर खान साहब या असद कैसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक पड़ता है, लेकिन कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। हमें अलर्ट रहना होगा और हमें इन चीजों को जो है वो फेस करना होगा, इन चीजों को मैनेज करना होगा। यानी हुकूमत ये कह रही है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ ने अदलिया से उम्मीदें लगा ली हैं कि नवंबर में चीफ जस्टिस काजी फाइजा के रिटायर होने और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद उसे नए इलेक्शन मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि इमरान खान आर्मी चीफ को जेल से पैगाम भेजकर मुआफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदलिया के साथ साथ फौज के साथ भी उनके मामला बेहतर हो जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके एक बार फिर उनका पैगाम दोहराया है कि हुकूमत फौज के साथ तहरीक इंसाफ की लड़ाई करवाना चाहती है। जनरल आसिम मुनीर से हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं कि मुल्क की खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। ये बिल्कुल हार चुके हैं, अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज PTI आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग PTI को सपोर्ट कर रहे हैं।
और इसका मतलब आप पूरी कौम को फौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। इमरान खान पहले भी ये कहते रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब फ़ौज से न्यूट्रल होने का मुतालबा कर रहे हैं और लड़ाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रहे हैं। किस हिकमत अमली के तहत ये सब कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान का मज़बूत पैगाम आ गया है तो इसे गुडविल जेस्चर के तौर पर लेना चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव मैसेज आ गया है उमर साहब का या इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है कि हमें उसको एक एक गुडविल जेस्चर के तौर पर लेना चाहिए। हमारी आदमी क़यादत को भी, हमारी मौजूदा जो लीडरशिप है उसको भी, और इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने भी एक बयान में कहा है कि हम लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर साहब सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साहब शहजाद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, आप तो ज़ाहिर है मुसलसल कह रहे थे CBMs होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मगर एक हफ्ते तक भी इमरान खान साहब सख्त तनकीद कर रहे थे, आर्मी चीफ को जंगल का बादशाह कहकर तनकीद का निशाना बना रहे थे, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी, बैरूनी मीडिया को दिए जाने वाले इंटरव्यू से भी। ये अचानक क्या हुआ है, अचानक क्या डेवलपमेंट हुई है कि पहले 9 मई के हवाले से वो बयान देते हैं कि हाँ जी ये प्लान था GHQ, मगर फिर पूरा एहतजाज का प्लान था GHQ के बाहर, फिर ये बयान और पैगाम सिपह सालार के आर्मी चीफ के नाम भिजवाते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि क्या वाकई कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। पहला तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि हम सारे तो कह रहे थे कि ये करना चाहिए जो उन्होंने किया है, तो ज़ाहिर है हम इसको गलत तो नहीं कह सकते। हम तो बहुत देर से सारे लोग जो हैं जर्नलिस्ट ये मशवरा दे रहे थे कि भाई लड़ के तो पाकिस्तान का ना फ़ायदा है, ना PTI का फ़ायदा है, ना बानी PTI का फ़ायदा है, और एक मुसालिहाना रवैया रखेंगे, पॉपुलैरिटी पहले उनके पास है, लोग पहले उनके साथ हैं, तो अपनी रुकावटें चुननी चाहिए, अपने कांटे चुननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो आपने सवाल किया है उसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि रवैये में सिर्फ तब्दीली से भी अब मामला ठीक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब जो पोजीशंस ली जा चुकी हैं उसमें एक की कामयाबी दूसरे की नाकामी है। ये अब विन विन सिचुएशन जो होती थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब पोजीशन ये है कि अगर जो भी पार्टी सुलह करेगी या लचक करेगी, उसको ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना नुकसान है, तो क्या कोई नुकसान के लिए तैयार होगा। मेरी ज़ाती राय में तो अगर जिसका भी नुकसान हो कोई बात नहीं, कौमी मफाद होना चाहिए, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन माजी की तारीख़ में हम देखते हैं कि कोई भी अपने मफाद को देखे बगैर ना सुलह करता है ना मसालियत करता है, हर कोई अपना मफाद देखता है। हालांकि मसालियत तो होती है कि जिसमें हर एक को अपना मफाद कुर्बान करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त तक ना कोई मुक़्तदरा की पॉलिसी में मुझे तब्दीली लगती है, ना इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी में कोई तब्दीली लगती है, ना मुझे कोई लगता है कि जो प्रिंसिपल्स तय उन्होंने किए हुए हैं अपने तौर पर, जिनसे बहुत सारी चीज़ों से हमें इख्तलाफ भी है, कोई उनमें तब्दीली आई है। हाँ, PTI ने अपना हो सकता है पैंतरा बदला हो सकता है उन्होंने अपनी अदा बदली हो, क्योंकि बज़ाहिर तो ये था कि वो अदालतों से जीत रहे थे और पॉपुलैरिटी उनके पास पहले मौजूद है। तो और तीसरी वो ये कह रहे थे कि बस अब तो तब्दीली होने वाली है, अब तो सब कुछ बदलने वाला है, अब तो ये गिरती हुई दीवारें हैं, इनको एक धक्का देना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इक़दामात हो रहे थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जैसे कि वो झटका दिया गया जो
ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बड़ा वाज़े तौर पर जो टारगेट थी वो PTI थी, और फिर जो था कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई रिलीफ जो है वो मासवाए एक फिज़िकल इंडिकेशन आई है, लेकिन वो भी PTI की तरफ से ज़्यादा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कम है। वो जो KP के मामले में कल हमने देखा कि फ़ौज के लोग भी मौजूद हैं और KP की काबीना भी मौजूद है, और उन्होंने मिल के जो है उस मामले को, बन्नू के मामले को सुलझाने की कोशिश की है। इसको सराहना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओवरऑल नैरेटिव्स के अंदर, अपने स्टांस के अंदर कोई नुमाया तब्दीली कहीं भी आई है। अगर PTI के अंदर ये तब्दीली आई है तो ये बड़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल इस पे हम तो इलेक्शन से पहले से ये कह रहे हैं। इरशाद, आप बताइएगा कि अब इस सारे के सारे मामले में ज़ाहिर हुकूमत ऐसा लगता है कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है, मगर साथ में तनकीद भी कर रही है। वो कह रहे हैं कि अब तो ये माफ़ी मांगने पर आ गए हैं। यहाँ तक भी हुकूमत जारी है कि ये अब आर्मी चीफ के पैर पड़ने पर आ गई है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। हुकूमत का कोई खदशा है या परेशानी है तो वो अदालतों से, अदालती फैसलों से तो हो सकती है, लेकिन ये उनको पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक पेज मौजूद है। देखिए, मैं भी काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि मामलात इस तरीके से बंद गली में जा चुके हैं कि जहाँ पर ये नहीं हो सकता कि कोई ये सोचे कि मैं जो है विनर बन के निकलूँगा और सारा कुछ मुझे मिल जाएगा। यहाँ हर किसी को पीछे हटना पड़ेगा। नहीं हटेंगे तो आपका अपना नुकसान तो होगा, इस मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब जो एक तहरीक इंसाफ की तरफ से 2-3 मैसेजेस आए हैं जिस पे ये कह रहे थे शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, कि इसको पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लें, गुडविल जेस्चर के तौर पे लें। बाकायदा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पोजीशन सॉफ्ट की है, क्योंकि जैसे अभी आपने भी बताया कि माजी में जिनको कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, आज इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए। और यहाँ पे हिकमत अमली ये लगती है तहरीक इंसाफ की कि पहले तो ये ज्यादा बात कर रहे थे ना कि देखें आप अपने डोमेन में रहें, दायरे कार में रह के काम करें। अब कहीं ना कहीं उनके बयान से ये फीलिंग आती है कि वो बताना चाहते हैं कि हुकूमत बड़ी नाअहल है। इनकी नाअहली की वजह से DG ISPR को आके अज़्म इस्तेकाम जैसे इशूज़ पर वजाहत देनी पड़ती है, जबकि ये काम हुकूमत का होना चाहिए, लेकिन वो इतने नाअहल है कि वो एक बयानिया नहीं बना सकते, इसलिए बार बार DG ISPR को आना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें जो मुश्किल फैसले लेने हैं ना, वो एक गैर मकबूल हुकूमत नहीं ले सकती। तो हम मकबूल हैं, गैर मकबूल फैसले लेने हैं तो आप हमारे साथ मिल के लें, तो शायद इसके नताइज बेहतर होंगे, अवाम ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग ज़रूर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब कैसा आएगा उसके अभी तक कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें आप, लाहौर हाई कोर्ट में कल फैसला आ गया तहरीक इंसाफ के हक में 12 मई के हवाले से, जो उनकी फिजिकल रिमांड थी खत्म कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ताल्लुक किसी बातचीत से या किसी डील से है। आपको पता है कि कोर्ट्स का इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ों पर जो मौक़िफ़ है वो सपोर्ट ही कर रहा है तहरीक इंसाफ को। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरिट के बगैर कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फैसले उनके हक में इस वक्त आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें इट्स टू अर्ली टू से, वो जो बद एतमादी की फिजा है ना शाहजेब, वो बहुत ज़्यादा है। बल्कि आपने फिल्म देखी है शोले? शोले किसने नहीं देखी? सबने ही देखी है। सबने देखी है। तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, मैं यहाँ किसी को गब्बर नहीं कह रहा, ना किसी को जे ओ वीरू कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक उसका वाकया बयान कर रहा हूँ जिसमें जे ओ वीरू फंस जाते हैं अपने मुखालफिन के घेरे में, कोई रास्ता नहीं होता तो वो झुक जाते हैं, वहाँ उनके कदमों तले झुक जाते हैं, लेकिन वो माफ़ी के लिए नहीं झुकते, वो फिर मट्टी उठा के आंखों में डाल देते हैं और फिर असला छीन के जो है वो लड़ाई लड़ना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान साहब का रहा है, आप देखें कि वो एक बयान देंगे, शायद उनको कोई दूसरी तरफ से सिग्नल ना मिले तो फिर वो इससे बढ़ के बयान दे दें, फिर शायद कोई जरीदे को इंटरव्यू दे दे कि कत्ल की साजिश बुनी जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से। मगर शहजाद, जो हुकूमत वार्निंग दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को या फिर समझाने की कोशिश कर रही है और बता रही है मीडिया पर कि इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पर इमरान खान साहब की बात नहीं मानेगी, उन पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब का माजी ऐसा है। मेरे ख्याल में वो सारी बातें एक तरफ, ये जो आपने मिसाल दी है कि ऐसा ना इमरान खान साहब झुके और उसके बाद मट्टी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में डाल के निकल जाएं, ये एक तरफ है। या आपने बहुत ही आपने कहा कि सबने वो फिल्म देखी है, जिसको वो सीन याद नहीं होगा शायद उस वजह से दोबारा भी देख लें वो। बदएतमादी तो है बहरहाल इस वक्त शाहजेब, वो तो हमें पता है। देखें सिर्फ इस वक्त ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन देनी पड़ेंगी, मुस्तकिल आपके रवैये में कोई तब्दीली आएगी तभी ये होगा, वरना बिल्कुल सोहेल साहब ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो अगर पीछे हटेंगे तो उनकी मकबूलियत दाव पे लग जाएगी।
अगर एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो वो बहरहाल एक ताकतवर कुव्वत है जो कि कहीं से ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि इस पूरे फ्रेमवर्क में उनकी ताकत कॉम्प्रोमाइज हो रही है या वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरे ख्याल से अभी इट्स टू अर्ली टू से कि ये आगे क्या होगा। बहरहाल एक सॉफ्ट सिग्नल तो है, लेकिन देखते हैं सामने से क्या जवाब आता है। और सलमान साहब, ज़ाहिर मुसलसल इमरान खान साहब पर ये तनकीद हो रही थी कि उनका रवैया सख्त है। अब उन्होंने अगर नरमी दिखाई है तो इमरान खान साहब ज़ाहिर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उन्हें नज़र आ रहा है आगे कि क्या मामलात हैं, और उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को बहुत मैनेजमेंट की कोशिश की, अवाम निकले, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि 2018 में जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मैनेज हो गई थी उस तरीके से इस वक्त मैनेज नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कहीं ना कहीं रास्ता दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं रास्ता चाह रही है। इसलिए अगर ये बयान इमरान खान साहब की तरफ से आया है तो दूसरी तरफ से भी कुछ सॉफ्टनेस नजर आए। पावर इज़ पावर जी। हम लोग जितने भी हम जो आइडियलिस्ट हैं, जो सारे मशवरे देते हैं कि भाई मोरालिटी है, पॉपुलैरिटी है, असूल हैं, आइन है, लेकिन जो ताकत होती है वो कहती है नहीं जी पावर इज़ पावर। हमारे पास ताकत है और ताकत पर कोई बिल्कुल नहीं लगता कि वो कमज़ोर हो गया है या उसकी कमज़ोरी जो है वो कहीं वाज़ेह है। सवाल तो ये है कि मैं तो कई दिनों से ये कह रहा था कि ये सारे मोर्चा बंद हो चुके हैं और जब मोर्चों की जंग होती है ना, मोर्चे में सारे लोग अगर छुप जाएं और छुप के जंग करें तो उसके अंदर कोई किसी के अंदर भी लचक दिखाना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब और दूसरा ये है कि सारे फरीक फिर ये तवक्को करते हैं कि दूसरा ही लचक दिखाए और फिर जो लचक दिखाता है वो दरअसल लूज़ कर रहा होता है। तो अब इसलिए अच्छा तो ये है, यानी अगर हमारी सुने तो भाई इससे फ़ायदा उठाएं, इस लचक से फ़ायदा उठाएं और मुसालियत की तरफ जाएं। लेकिन मुझे दूसरी तरफों से, दूसरी अतराफ़ से, नून से, मुक़्तदरा से मुझे कोई अभी तक पॉजिटिव सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। आपको शायद लग रहा है कि दूसरी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक मौका चाहिए था या वहाँ बहुत ही ज़्यादा सख्ती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है? इमरान खान अगर पॉजिटिव सिग्नल दे भी रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से एक पॉजिटिव जवाब आएगा। शाहज़ेब, मैं सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स देख रहा था। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो उसको कोई वेरीफाइड खबर तो नहीं होती या वेरीफाइड बात तो नहीं होती, तो वहाँ पे इस तरह के आज बहुत सारे आपको पोस्ट नज़र आएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि अब दूसरी तरफ से भी जो है सेफ़ एग्ज़िट का मुतालबा किया जा रहा है कि हमें सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए। लेकिन मुझे फ़िलहाल नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए 2-3 दिन हुए जिसमें आपने देखा कि सियासी जमात PTI का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था जब कहा गया कि इंतशारी टोला है, या इससे पहले जब कहा गया है कि 9 मई के जो वाक़यात थे उस पर अगर माफ़ी मांगी जाएगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो वहाँ से तो फिलहाल किसी लचक का अभी तक जो है वो हमें कोई इंडिकेशन नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन इवेंचुअली तो आना पड़ेगा ना शाहज़ेब। देखिए, आपको पता है कि जिस मुश्किल में इस वक्त मुल्क है, हमारे समाजी इशूज़ पे तो किसी की तवज्जो ही नहीं है ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2050 तक डबल हो जाएगी या इस वक्त कितने लोग बच्चे स्कूल से बाहर है या हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, इस पर तो तवज्जो ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा चाहे आपकी मईशत हो, मईशत में जुड़ा हुआ पावर सेक्टर हो, आपका इस वक्त आपकी सियासत हो या आपके सिक्योरिटी मामलात, ये मतलब जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और जितनी मुश्किलात में है, तो यहाँ पे एक इंटरनल फाइट करके वो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी चीज़ को हल कर पाएंगे। तो बहरहाल अगर यहाँ से जवाब आए तो दूसरी तरफ से भी शायद कोई पॉजिटिविटी हो, लेकिन इस वक्त जो 9 मई के हवाले से पोजीशन आपको पता है वो तो बड़ी क्लियर है। तो अब उस पर कैसे लचक दिखाई जाएगी, कैसे उस पर कोई तब्दीली होगी, ये मेरे लिए बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि इस पर तो आपने सुना है एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ 2 टोके, उसमें तो कहीं से लचक की गुंजाइश नहीं नजर आती। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मारूफ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोला नेक्स्ट के मालिक और मीज़ान ग्रुप और पराचा टेक्सटाइल मिल्स के MD जुल्फ़िकार अहमद के कराची से मुबैना अगवा को आज 3 दिन हो गए हैं, मगर पुलिस अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। जबकि जुल्फ़िकार अहमद की फैमिली शिकायत कर रही थी कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, मगर अब से कुछ देर पहले पराचा टेक्सटाइल के मैनेजर इमरान की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी गई है। जबकि सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया अंबर जुल्फ़िकार की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिस पर कल समाअत करते हुए अदालत ने मुतल्लिका थाने के SHO को 30 जुलाई को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी है। साथ ही अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG सिंध और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे भी 30 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है। इस वाक़े की तफसीलात के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई यानी मंगल की शाम को कराची में माड़ीपुर रोड पर आगरा ताज के मकाम से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। वो अपने एक दोस्त कैसर के साथ पराचा टेक्सटाइल मिल्स से क्लिफ्टन जा रहे थे। अगवाकारों ने कुछ फासले पर जाकर जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त कैसर को तो छोड़ दिया, मगर जुल्फ़िकार अहमद को अपने साथ ले गए और फिर
कैसर ने पराचा टेक्सटाइल मिल्स के मैनेजर इमरान को वाक़े की इत्ला दी, जिन्होंने थाना कलरी में अगवा से मुताल्लिक दरख्वास्त जमा करा दी, जिसमें वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। जबकि सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें जुल्फ़िकार अहमद के अगवा से ज़्यादा जबरी गुमशुदगी की तरफ इशारा किया गया है और दरख्वास्त में हुकूमत और आला पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया है, जिनमें वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG साउथ कराची, SSP डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची और SHO थाना कलरी शामिल हैं। दरख्वास्त के मुताबिक 23 जुलाई को जुल्फ़िकार अहमद एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने दोस्त कैसर के साथ पराचा टेक्सटाइल मिल्स में अपने दफ्तर से निकले और दोनों शाम को 5:15 बजे से 5:30 बजे के दौरान दफ्तर से क्लिफ्टन की तरफ निकल गए। रास्ते में माड़ीपुर रोड पर आगरा ताज के करीब डबल केबिन में मौजूद 8 असलहा बरदार अफराद ने जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी को रोका और ज़बरदस्ती जुल्फ़िकार अहमद और उनके दोस्त को अपनी डबल केबिन में बिठा दिया और फिर जाए वक़ुआ से कुछ मीटर के फासले पर कैसर को गाड़ी से उतार दिया, जबकि जुल्फ़िकार अहमद को अपने साथ नामालूम मकाम पर ले गए। जिसके बाद कैसर ने जुल्फ़िकार अहमद की फैमिली और पराचा टेक्सटाइल मिल्स की इंतज़ामिया को वाक़े की इत्ला दी। इसके बाद दरख्वास्त गुजार यानी जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया ने अपनी फैमिली के साथ पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को अप्रोच किया, मगर सब ने जुल्फ़िकार अहमद के अगवा, गुमशुदगी या हिरासत से मुताल्लिक लाइलमी का इजहार किया। मज़ीद ये कि दरख्वास्त गुजार ने वाक़े की इत्ला देने के लिए मुतल्लिका थाने, जो कि कलरी थाना है, वहाँ अप्रोच किया और पराचा टेक्सटाइल के मैनेजर इमरान के ज़रिए FIR के इंदराज के लिए SHO को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, मगर SHO ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। वाक़े की तफसीलात के बाद जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुल्फ़िकार अहमद को गैर कानूनी तौर पर और आइन की शिक 4, 9 और 10 में फ़राहम किए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए हिरासत में रखा हुआ है। आइन का आर्टिकल 9 आज़ादी के हक़ की भी यकीन दहानी करवाता है और कहता है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी के हक़ से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के मुताबिक। फ़रीक़ैन ड्यू प्रोसेस पर अमल करने में नाकाम होने के साथ साथ इस गैर कानूनी और गैर ज़रूरी हिरासत की वजह बयान करने में नाकाम हुए हैं, जिससे जुल्फ़िकार अहमद अपनी कानूनी नुमाइंदगी हासिल करने और अदालत में अपनी हिरासत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने से महरूम हो रहे हैं। दरख्वास्त के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद का अगवा और ताकत के ज़ोर पर उन्हें ले जाना ही एक गैर कानूनी हिरासत बनती है, जो खुद ही एक जुर्म है। मग़वी जुल्फ़िकार अहमद को फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम रखा जा रहा है, जिसकी ज़मानत आइन की शिक 10A में दी गई है और ये आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत ज़रूरी है कि गिरफ्तार शख्स को उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाए और उसे अपनी पसंद के वकील के ज़रिए अपने दिफा और मुशावरत का हक़ दिया जाए। साथ ही उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का हक़ भी हासिल होता है। दरख्वास्त के मुताबिक मग़वी जुल्फ़िकार अहमद ना ही किसी मुकदमे में नामजद हैं और ना ही उनके वारंट जारी हुए हैं। कानून के मुताबिक किसी शख्स को सिर्फ उस सूरत में गिरफ्तार किया जा सकता है कि जब मजाज अथॉरिटी से उसके वारंट जारी हुए हों या जिन हालात में कानून वारंट के बगैर गिरफ्तारी की इजाज़त देता हो। जुल्फ़िकार अहमद को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी मर्जी के बगैर हिरासत में रखा गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG साउथ, SSP डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची और SHO थाना कलरी को हिदायत की जाए कि जुल्फ़िकार अहमद को इस अदालत के सामने पेश करें और कानून के मुताबिक उनके साथ रवैया रखें और अदालत के सामने बताया जाए कि इस हिरासत, हिरासानी और ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियार के इस्तेमाल की क्या वजूहात थीं। साथ ही थाना कलरी के SHO को हिदायत की जाए कि वो जुल्फ़िकार अहमद की गैर कानूनी हिरासत, अगवा से मुताल्लिक ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे और ये भी करार दिया जाए कि अगर जुल्फ़िकार अहमद की गिरफ्तारी के बाद उनके ख़िलाफ़ गलत FIR दर्ज की जाती है तो हर्जाने और मुआवजे के साथ उसे खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही फ़रीक़ैन को जुल्फ़िकार अहमद के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की गलत या गैर कानूनी कार्रवाई शुरू करने से रोका जाए और अगर ऐसी कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाती है तो उसे कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा अदालत अगर कोई और रिलीफ मुनासिब समझती है तो इंसानी बुनियाद और इंसाफ के वसीतर मफाद में फ़राहम किया जाए। कल सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जो वाज़े तौर पर इशारा कर रही है कि ये एक जबरी गुमशुदगी का केस हो सकता है, जिस पर कल ही समाअत करते हुए अदालत ने मुतल्लिका SHO समेत फ़रीक़ैन को 30 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए थे और अब से कुछ देर पहले थाना कलरी में जुल्फ़िकार अहमद के अगवा की FIR दर्ज हो गई है। मगर ये मामला इस लिहाज से भी तशवीशनाक है क्योंकि दिन दिहाड़े कराची की मसरूफ़ शाहरा से एक मारूफ बिजनेसमैन को अगवा कर लिया गया और 3 दिन बाद भी उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी। हमने इस वाक़े पर बात करने के लिए पुलिस अफसरान को प्रोग्राम में बुलाया, मगर
कोई नहीं आया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से अपने हक में फैसले आने की उम्मीद पर दिसंबर में इक़्तिदार में आने और नए इलेक्शंस की तवक्को कर रही है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पंजाब और इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इस वक्त गैर फ़ाल हैं। इस्लामाबाद में नून लीग के 3 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल पर जानिबदारी का एतराज़ किया, जबकि इसी दौरान हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का इख्तियार दे दिया, जो कि अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों के एतराज़ पर जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को इस्लामाबाद के लिए ट्रिब्यूनल नामजद कर दिया, जिसे PTI के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था और साथ ही इलेक्शन एक्ट में नई तरमीम को भी चैलेंज कर दिया था। और अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बारे में बहस हो रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद करने का इख्तियार किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास या मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। PTI के उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत कर रहे हैं। आज इस केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन में मुशावरत का तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 218 की शिक 3 में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। ड्यूटी पावर से ज़्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में शामिल है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी का इख्तियार नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या अपॉइंटमेंट जज की तरफ से नहीं की जाती। इस पर PTI के वकील ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद ही इलेक्शन कमीशन हाजिर या रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना सकता है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि आर्टिकल 20 के मुताबिक तमाम एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म करे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें कहा कि आप गलत साइड पर जा रहे हैं, ऐसा ना करें, जो केस है ही नहीं तो आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। किसी ने ये दलाइल नहीं दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हाई कोर्ट लगाएगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल बना दिया है तो उसी का इख्तियार है कि रिटायर्ड जज लगाना है या हाजिर सर्विस जज लगाना है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या किसी केस में चीफ जस्टिस खुद इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो सकता है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं देखा कि चीफ जस्टिस खुद ट्रिब्यूनल हो, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं है। समाअत के दौरान दलाइल जारी रखते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 में पेश हुआ था और पास हुआ था। 2017 में किसी भी पार्टी ने उसकी मुखालफत नहीं की। इलेक्शन एक्ट 2017 मुत्तफिका तौर पर सब जमातों ने पास किया था। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करते वक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। जब मुशावरत हो गई तो ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दोबारा मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के 2 जज ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर हुए तो इलेक्शन कमीशन एक से दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस का मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। शकूर पराचा साहिब को ट्रिब्यूनल जज लगाया गया तो क्या लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की जाए। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे क्यों तब्दील किया गया था। पहले आपने इस शिक को ख़त्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद PTI के रहनुमा और वकील शुएब शाहीन ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से ब्लंडर किए, कंसोलिडेशन बाद में की, नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिए। मेरे केस में इलेक्शन कमीशन ने इस गलती को दुरुस्त भी नहीं किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा क्या वाकई ऐसा हुआ था। इस पर शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को कंसोलिडेशन प्रोसेस से रोका। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कंसोलिडेशन रोकने का ऑर्डर दिया। 11 फरवरी को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और वो आज भी फील्ड में मौजूद है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा कि इन दलाइल का इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से क्या ताल्लुक है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि उन्हें दलाइल देने देना, बेचैनी क्या है। जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि बेचैनी तो है ना, वो तो सामने नजर आ रही है। समाअत के दौरान शुएब शाहीन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इस अदालत के सामने रखना चाहता हूं। कामयाब उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। 3 जून को दरख्वास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड जमा कराने का ऑर्डर जारी किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन का मातहत तो नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को दरख्वास्तों पर फैसला करके ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 7 जून को इस्लामाबाद के लिए
नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर कर दिया था। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम था कि वो ट्रिब्यूनल तब्दील करने जा रहे हैं। ये अमल इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को जाहिर करता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन पिटीशंस पर फैसला करना था। आज 5 माह गुजर गए हैं, लेकिन कार्रवाई वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ सकी है। शुएब शाहीन ने मजीद कहा कि अदालत ने यह भी देखना है कि ये किस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर हमें मुनासिब वक्त नहीं दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि तासुब तो बड़ा मखसूस इल्ज़ाम है, इस पर आपको सुना जाना चाहिए था। शुएब शाहीन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जाकर जवाब तो नहीं देना, हमने ही रिकॉर्ड देखकर बताना था। तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया है तो इसका सबूत देना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जज मेरे भाई या रिश्तेदार हैं तो बताएं। अगर उनका एतराज़ था तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपना एतराज़ रखते। इसके बाद इस केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एक तरफ इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उसका फैसला आने तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत मौखर की हुई है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस में से सिर्फ 2 जजेस को ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया था। इस पर पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एतराज़ किया कि जब खैबर पख्तूनख्वा में 6, सिंध में 5 और बलूचिस्तान में 3 ट्रिब्यूनल्स तैनात किए गए हैं तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स क्यों तैनात किए गए हैं। जब पंजाब में कम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर एतराज़ उठा तो लाहौर हाई कोर्ट ने 6 मजीद जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन 6 जजेस में से सिर्फ 2 जजेस को ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद किया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन कमीशन को बकिया 6 जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैनात करने का हुक्म दिया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के ऑर्डर्स कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुशावरत करके ट्रिब्यूनल्स तैनात करने का हुक्म दे दिया था। अब हल्फ लेने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मुलाकात की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन पंजाब में भी इस्लामाबाद की तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की सूरत हाल अभी तक गैर वाज़ेह है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।